हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हो? होपली कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। क्योंकि आप सबको पता हो गया होगा कि एग्ज़ाम डेट आप लोग के आ चुके हैं, जबकि जो सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है वह 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और चौथे सेमेस्टर वालों का जो एग्ज़ाम है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। जो 8 जनवरी से आपका जो आप सबको पता है कि 8 तारीख को आपके दो पेपर होंगे। कौन कौन से? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और जो सेकंड प्रश्न पत्र है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये मैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बता रही हूँ। तो आपके जो प्रथम प्रश्न 8 तारीख को आपको दो पेपर होंगे। कौन कौन सा मैंने बताया? वर्तमान भारतीय समाज, और प्रारंभिक शिक्षा। और सेकंड प्रश्न पत्र आपके कौन से हैं? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और 9 तारीख के आपके 3 पेपर होंगे। कौन कौन सा? जो 9 तारीख के आपके 3 पेपर होंगे, साइंस का होगा, मैथ का होगा और सोशल साइंस का होगा। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाया हुआ है। और वहीं अगर हम 10 तारीख को देखें तो 10 तारीख के आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर होगा। तो 9 तारीख को आपके 3 पेपर रहेंगे। सबको पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। तो जो अभी बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है तो फटाफट अपनी सीरीज को उठाए, राजन सीरीज को। अब मेरी वीडियो के साथ फटाफट देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 8 ही तारीख से स्टार्ट हो गया और डेट एकदम कंफर्म है। तो फटाफट हम चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका जो सीरीज है वो सेकंड सेमेस्टर और मैथ का द्वितीय सेमेस्टर का हम बता रहे हैं। क्या? द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ का है। तो फटाफट अंतिम मौका है, और अभी नहीं तो कभी नहीं आपका, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं हुआ है। तो फटाफट हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि तीन एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। तो फटाफट हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस में जब तक आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिया क्या गया है? दिया गया है एक त्रिभुज है। क्या? एक त्रिभुज है। आप जल्दी जल्दी में क्या लगाओगे? देखोगे कि तीनों भुजाएं तो डिफरेंट है, और तीनों भुजाएं जब डिफरेंट रहती है तो आप विषमबाहु त्रिभुज लगा दोगे, जबकि ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में? एक फर्स्ट भुजा दिया गया है 3 सेंटीमीटर। क्या? 3 सेंटीमीटर। जो अगली भुजा दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। क्या? 5 सेंटीमीटर। और जो नेक्स्ट वाले दिया गया है वो दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है, त्रिभुज की जो दो भुजाओं का योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो क्या होता है? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम देखेंगे कि दो भुजा क्या दी है। दो भुजा देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर एक दिया गया है और एक 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया प्रॉपर्टी? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा क्या दी गई है? तीसरी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर दी गई है। अगर हम 3 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। और इसमें ये हमारा तीसरी भुजा क्या दी है? 8 है। तो दोनों देख रहे हैं इक्वल है। और हमने प्रॉपर्टीज क्या बताई? हमने प्रॉपर्टीज बताई है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या आ जा रहे हैं? यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो क्या होगा? त्रिभुज संभव नहीं होगा। जब तक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यहाँ पे त्रिभुज जो है वो बड़ा नहीं है। यहाँ जो जो इसकी भुजाएं हैं, दो भुजाओं का योग है वो बड़ा नहीं है, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज संभव नहीं है। तो आप जल्दी में विषमबाहु त्रिभुज ऑप्शन लगा के ना आए, तो प्रॉपर्टीज भी देख ले तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। कौन सा? 10 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सेकंड नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। क्या? निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या। आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो नेचुरल नंबर होता है। क्या? जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? हम 1 से स्टार्ट करते हैं, आई मीन 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा? ये जो होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या? इनफाइनाइट तक।
जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से किया जाएगा, ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है कड़ी 2, और ऑप्शन नंबर स दिया गया है 3.5, और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 0। तो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। 0 क्या होता है, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, आई मीन पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। उस अकॉर्डिंग देखो तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्या अ सही हो जाएगा, आई मीन 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको परिमेय संख्या कहते किसे हैं, जो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो जो परिमेय संख्या होती है, आई मीन रेशनल नंबर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कहते किसे हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू क्या हो, क्यू जो क्यू का मान हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, मैंने रेशनल नंबर क्या बताया आपको, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू का जो मान हो नॉट इक्वल टू 0, आई मीन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम पूछा क्वेश्चंस में क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि अ दिया गया है 22/7, ब दिया गया है पाई, और श दिया गया है 0.69, और द दिया गया है 5/√16। तो हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 22/7। तो हम देख रहे हैं 22/7 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं है। क्यू का मान क्या है, 7 है, और पी का मान 22 है। और ये किस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, आई मीन पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी सही है। तो पूछ रहे कि परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ब क्या दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ब दिया गया है वो पाई दिया गया है। क्या, पाई दिया गया है, पाई दिया गया है। तो जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, जो पाई की वैल्यू होती है, अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो 3.1415926 ऐसी इसकी वैल्यू चलती जाती है। आई मीन यह नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। आई मीन जो पाई होती है, जो परिमेय संख्या का गुण होता है कि संख्या का क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, आई मीन रिपीट होनी चाहिए। यहाँ पे संख्या देख रहे हैं रिपीट नहीं हो रही है, संख्या ऐसे बढ़ती चली जा रही है, आई मीन इसे लास्ट तक चली जाएगी। तो जो पाई होगी वो हमारी परिमेय संख्या ना होकर के क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या, अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। वही पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है, 22/7। जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो इसकी हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7। अगर हम उसका 7 में 22 का भाग दे के देखेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, वो रिपीट करेगी। और वैल्यू रिपीट होने के कारण जो परिमेय का गुण होता है वो ये होता है कि वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। तो वैल्यू अगर रिपीट कर रही है तो जो 22/7 होगा वो हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो पाई होगा, पाई का जो वास्तविक मान इतना होता है, क्या होता है, 3.141596253 ऐसे चलता जाता है। आई मीन ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही होगा। कौन सा, ब। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ब सही हो जाएगा। और वहीं देखें तो 0.69 ये भी देख लेते हैं। मान लो एग्जाम में पाई ना दे करके और कुछ देती है, 0.69 कैसे परिमेय संख्या होगी। मान लो 0.69 देखे तो 0.69 को हम क्या लिख सकते हैं, 69/100 लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए। तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और क्वेश्चन में पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला वाला भी देख लेते हैं। अगला वाला क्या दिया गया है, अगला वाला दिया गया है √16। तो √16 दिया गया है, ये हम इसको ये लिख सकते हैं। और √16 को क्या लिख सकते हैं, 4। कैसे लिख सकते हैं, आई मीन इसको लिख सकते हैं 4 × 4, और 4 बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट में था।
तो ये आ गया, क्या हो गया, 5/4, और ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। मान लो जब मैं ऐसा ना दे करके ऐसा दे दिया तो कैसे आप चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो p/q के फॉर्म में है तो इसलिए हमारा ये प्राइम नंबर है। तो 22/7 भी प्राइम नंबर है, 0.69 भी प्राइम नंबर है, और 5/√16 भी प्राइम नंबर है। जो पाई है वो क्या है, वो प्राइम नंबर ना होकर के वो हमारा इरेशनल नंबर है, आई मीन वो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। ये तो हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सही कर लो। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही सेम टू सेम आए, तो इसलिए आपको सतर्क रहना है और ध्यान से आपको क्वेश्चन भी देखना है। और टाइम नहीं है आपके पास, ये आपके पास अंतिम ऑप्शन है कि सीरीज उठाओ, फटाफट आप रिविजन कर लो। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्व संख्या है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया है कि 2x+3+5। ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 2x+1 = 2x+2। ऑप्शन नंबर श दिया गया है 4x = 2x+6। और ऑप्शन नंबर द दिया गया है कि x+5 = 6 - 3x। तो सर्व संख्या कहते किसे हैं, पहले तो क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर्व संख्या किसे कहते हैं। जब हमें ये पता रहेगा तभी तो ऑप्शन मार सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, सर्व संख्या कहते हैं जो क्या हो, a² + bx + c क्या हो, = 0 हो, क्या हो, = 0 इस फॉर्म में। आई मीन अगर हम लेफ्ट की वैल्यू उठाएं और क्या होना चाहिए, वो राइट के बराबर होना चाहिए। आई मीन दायां = बायां होना चाहिए, बायां = दायां होना चाहिए, तो हमारी सर्व संख्या कहलाती है। इस फॉर्म में अगर होगा और यस की कोई भी वैल्यू एक उठा के हम रखें तो लेफ्ट = राइट आना चाहिए। अगर लेफ्ट = राइट आ रहा है तो हमारी क्या होगी, सर्व संख्या होगी। तो हम चलो चेक करते हैं कि लेफ्ट = राइट आ रहा है कि नहीं, जो लेफ्ट की वैल्यू और राइट के बराबर आ रही है कि नहीं। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है क्या क्वेश्चन में, 2x + 3+5। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट में कुछ वैल्यू ही नहीं दिया गया है। तो जब लेफ्ट में इक्वल टू करके कुछ दिया ही नहीं है तो पहले ही हमारी सर्व संख्या नहीं होगी। जब तक =0 ना हो, जब तक कोई एक इक्वेशन ना बनता हो। यहाँ पे इक्वेशन बन ही नहीं रहा है तो पहले ये क्या हो जाएगा, ये सर्व संख्या नहीं होगी। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है क्या, 4x = क्या दिया गया है, दिया गया है 4x = 2x+6। क्या, 4x = 2x+6। देखो यहाँ पे लेफ्ट भी दिया गया है, राइट भी दिया गया है, तो ये हमारी एक सर्व संख्या दिख रही है। अब चेक करके देखते हैं, अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर आ गई तो वो सर्व संख्या होगी। मान लो हम x के बराबर 1 रखते थे, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर हम 1 मान लिए। अब यहाँ पे हम रखेंगे 4 × 1 = 2। इसके सामने क्या रखेंगे, 1 + 6। अब 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 + 6। अब यहाँ देखेंगे तो 4 = हमारा क्या आ जा रहा है, 8 आ रहा है। 4 = 8 आ रहा है, आई मीन 4 के बराबर नहीं आ रहा है। आई मीन ये क्या है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। आई मीन लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर नहीं आ रही है। जब लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर नहीं आ रही है तो वो सर्व संख्या नहीं होगी। क्या होगी, वो सर्व संख्या नहीं होगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, सर्व संख्या है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम अगला चेक करके देखते हैं। अगला अगला क्या दिया गया, अगला दिया गया है x+4। क्या, x+4 = 6 - 3x, 6 - 3x। तो यस के स्थान पे यहाँ भी हम 1 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हो। फिर यस के स्थान पे यहाँ भी हम 1 रखते हैं। 1 रख के चेक करेंगे तो 1 + 4 = क्या हो जाएगा, 6 - 3, और यस के स्थान पे क्या रखेंगे, 1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 6 - 3 यहाँ 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ भी 5 = 3 आ रहा है, जो कि 5 3 के बराबर नहीं है। आई मीन ये नॉट इक्वल है। आई मीन ये भी लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट हो गया। तो ये भी क्या है, सर्व संख्या नहीं है। हमें लाना क्या है, हमें राइट = लेफ्ट लाना है, हमें लेफ्ट = राइट लाना है। अब हमारे पास बचा अगला, वो भी चेक करके देख लेते हैं वो भी सर्व संख्या है कि नहीं। 3 तो चेक करके हमने देख लिया, अब ये भी देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 2, कोष्टक में दिया गया है x+1 = दिया गया है 2x + 2। आई मीन इसमें भी लेफ्ट राइट दिया गया है।
2 और यस के स्थान पे हमने क्या बोला, यस के स्थान पे हम 1 रखेंगे। 1 + 1 इक्वल टू 2, यस इक्वल टू 1 + 2, 2 हो गया और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू, और 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा +2, 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 4, और 2 में फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या देख रहे हैं हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, तो लेफ्ट इक्वल टू अगर राइट आ रहा है तो हमारी क्या होगी, सर संख्या होगी। हमने यही बताया आपको, अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है तो हमारी क्या होगी, सर संख्या होगी। तो यहाँ 4 इक्वल टू 4 आ रहा है तो ये हमारी क्या हो गई, सर संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 की पावर x + 2 = 81, तो x का मान होगा। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, हो सकता है कि बस अंक चेंज हो, सारी चीज़ें ऐसी ही लगेंगी आपको। तो क्या है, 3 की पावर x + 1 = क्या दिया गया, 81। क्या, 3 की पावर x + 1 = 81, 81 दिया, और इसमें यक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x + 1, और इसको हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। आप सोच रहे मैम इसको 3 की पावर 4 कहाँ से आ गया 81 को, 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन हम कितनी बार करें, 4 बार करें। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा क्या आ जाएगा 27, और 27 3 जा करेंगे तो हमारा 81 आएगा। तो हमने कहाँ से लिखा, यहाँ 3 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, तो इसलिए हम क्या लिखें यहाँ पे 3 की पावर 4। तो होपली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पे 3/4 कहाँ से, 3 की पावर 4 कहाँ से आया। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस हमारे क्या है, समान है, क्या है, समान है, तो जो घातें भी होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। ये समान है तो हम इसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 = 4 लिख सकते हैं। तो हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, इधर +1 है तो इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, और इससे यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब सही हो जाएगा। तो हम अब अगला देखते हैं कि अगला क्या होगा। तो अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है आपका 0.6 नंबर का क्वेश्चन, 0.0000001 का वर्ग रूप है। क्या, 0.00 कितनी बार 0 है, तो देख रहे हैं हम 5 बार 0 है, और 1 का वर्ग रूप आपका स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर क्या होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है, क्या क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, 0 पॉइंट और 5 बार 0 दिया गया है, कितनी बार, 5 बार। ध्यान से क्वेश्चन एग्जाम में करना, 5 बार दिया गया है। तो इसको हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शंस में चेंज कर दें। डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करें, आप 2 3 4 में पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चंस करते होंगे। इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना है तो हम पॉइंट के नीचे क्या लिख देते थे, पॉइंट के नीचे इस पॉइंट है, जहाँ पॉइंट रहता था वहाँ का लिख देते थे 1, और जितने डिजिट रहते थे उतने 0 लगा देते। डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने 0 जाएंगे, 6, कितने हो गए, 6 0। इसको 1/, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हमें स्क्वायर में चेंज करना है, हमने क्या बोला, स्क्वायर में, इसको हम इतना लिख सकते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1000 का स्क्वायर करेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम इसमें ले देंगे। अब हमको स्क्वायर में, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया गया है वो पॉइंट में दिया गया है, तो फिर इसको जो फ्रैक्शंस आया इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे ना, नीचे कितने डिजिट हैं, नीचे कितने 0 हैं, जितने 0 रहते हैं ऊपर उतने डिजिट पे क्या लग जाता है, वो पॉइंट लग जाते हैं, दशमलव लग जाता है। तो नीचे 1 2 3 0 है, 3 0 तो ऊपर 3 अंक पे क्या लगेगा, 3 अंक के पहले दशमलव लगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन देख रहे हैं हमारा ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब। देख रहे हैं सारे ऑप्शन ब ही सही हो रहे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। अब होपली कि आपको सारी चीज़ें कहाँ से हुई समझ में आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7वां नंबर का 3/-4। क्या, 3/-4, यहाँ पे -5/-4। क्या दिया गया है, 3/-4 -5/-4। तो क्या कर सकते हैं हम, ये क्या दिया गया है, -3/-4। ये माइनस, यहाँ ऊपर भी माइनस देख रहे हैं, नीचे भी, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया, 5/4। क्या आ गया, 5/4। अब इसको हम क्या करेंगे, 3/4 और ये हो गया -5/4। जब चिन्ह क्या हो, देख रहे हैं हमारा हर क्या है, सेम है। हर सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे क्यों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मीन दोनों के चिन्ह समान है। जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। 5 में 3 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, -8। क्या आ जाएगा, -8 अपान क्या आएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। और ये फ्रैक्शंस में दिया नहीं है, मीन इसको छोटा रूप कर दिया है। तो 4 2 जा 8। क्या, 4 2 जा 8। यहाँ माइनस था, माइनस तुम्हारा क्या आ गया, -2। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, द। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया गया, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। क्या दिया गया है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप सब जानते हैं अभाज्य संख्या कहते इसे हैं। तो फटाफट बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो संख्या क्या हो, जो संख्या किससे कटे, स्वयं से कटे। क्या कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो ऑप्शन दिए गए उसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो अभाज्य संख्या होगी उस पर हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। पहले तो पता रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो क्या बताया हमने, जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, वो हमारी क्या होती है, वो हमारे प्राइम नंबर होती है। चलो हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि हमारे प्राइम नंबर है कि नहीं। पूछ रहा किससे बीच पूछ रहा है, पूछ रहा है निम्न में से 80 और 90 के बीच की बीच अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दिया गया है 81 और 83। चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, हम चेक कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क करना है हमको। क्या दिया है, 81 और 83 दिया गया है और दोनों पूछ रहा है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 81 को देखेंगे अगर हम, तो 81 मैंने बोला कि स्वयं से कटे, तो स्वयं से तो कट जा रही है। फिर 81 अगर हम देखेंगे 1 से काटेंगे, तो 81 1 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है। तो ये दोनों से तो कट रहा है, लेकिन तीसरी भी संख्या से ये कट जा रहा है। किससे कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 से भी कट जाएगा। और फिर 81 देखेंगे 9 से काटेंगे तो 9 से कट जाएगा। तो हमने कहा कि जो अभाज्य संख्या होती है इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आई मीन जो एक से कटे और स्वयं से कटे। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 81 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। तो ये हमारी, तो ऑप्शन 1 से ही पता चल जा रहा है, एक कैंसिल हो रहा है। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर होगा, बट ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सारी संख्याओं से कट जा रहा है। तो बहुत सारी संख्याओं से कट जा रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर ना होकर के वो हमारा कौन सा नंबर होगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा, ये तो ऑप्शन। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है, 81 और 89। क्या, 81 और 89। तो अभी हमने 81 को चेक किया ना, तो हमने देखा कि 81 हमारा क्या है, प्राइम नंबर ना होकर के कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर स देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या, श देख लेते हैं, क्योंकि हमने 81 आपको दिखा दिया कैसे कि प्राइम नंबर नहीं होगा। अब श देखते हैं, श क्या दिया गया है, श दिया गया है आपका 83 और 87। क्या, 83। तो 83 क्या होगा, 83 तो 83 से कैंसिल हो जाएगा और 83 क्या होगा, 1 से भी कैंसिल होगा, 1 से भी 83 कैंसिल हो जाएगा और स्वयं से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर होगा और 83 किसी और संख्या से नहीं कैंसिल होता है। तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 87 से कैंसिल होगा और 87 1 से भी कैंसिल होगा
और जो 87 है वो हम देख रहे हैं कि 3 से भी कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पे 2 बचा और 3 9 जा 27। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये 3 संख्याओं से कट गया, स्वयं से भी कटा, 1 से भी कटा और 3 से कटा। हमने कहा जिसके केवल 2 गुणक कटो, आई मीन जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसलिए हमारा ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर, अब अगला चेक कर लेते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो जरूर ही होगा, अब वो चेक करके देख लेते हैं। क्या दिया गया, क्या दिया गया है 83 और 89। तो अभी हमने आपको 83 चेक करके बताया। 83 जो होता है क्या होता है, केवल 83 से कैंसिल होता है और 1 से कैंसिल होता है। क्या होता है, 1 से कैंसिल होता है। और जो हमारा 89 होता है वो भी 89 से ही कैंसिल होता है। और जो 89 होता है वो 1 से कैंसिल होता है। तो हमने प्राइम नंबर आपको क्या बताया, प्राइम नंबर हमने आपको यही बताया कि जो स्वयं से कैंसिल हो और क्या हो 1 से कैंसिल हो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इससे होपली कि आपको सारी चीज़ें विस्तार में समझ में आ रही होगी। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन क्या हो, अति लघुत्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो चेक करने का तरीका आपको पता भी चल गया होगा। तो ये आपके मैंने तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आपकी अति लघुत्री में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और लघुत्री में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सब सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, द सही हो जाएगा। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देते हैं, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब हम जानेंगे अनुवर्ती किसे कहते हैं। क्या, अनुवर्ती पूछ क्या रहा है, अनुवर्ती। अनुवर्ती जब जब भी आपके क्वेश्चन में पूछे अनुवर्ती, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उसमें हम +1 जोड़ देंगे। क्या, +1 जोड़ देंगे। और आपसे मान लो क्वेश्चन में पूर्ववर्ती पूछ रहा है, क्या, पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे -1 घटा देंगे। जब क्वेश्चन में आपके पूछे पूर्ववर्ती तो -1 घटा देंगे। अनुवर्ती पूछे, अनु मतलब क्या होता है बाद में, तो बाद में मान लो कोई संख्या 6 है, 7 है, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है 8 में, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। तो अनु मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, 7 के पहले कौन सी संख्या आती है 6 आती है, तो इसलिए उसमें 1 घटा देंगे। तो होपली कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आप काम कर देगा आपको। क्वेश्चन कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लेता है और क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, 6 की अनुवर्ती। क्या, 6 की अनुवर्ती, तो 6 में हमने बोला अनुवर्ती में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, द सही हो जाएगा। कौन सा, द। तुम्हारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। तो हम अपना अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही। और ये आपके पास अंतिम मौका है, तो फटाफट आप राजन सीरीज को उठाइए और फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करिए और देते रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और मैथ में आपको पता है कि बहुत बैक लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से x डिग्री का मान कितना होगा। क्या, निम्नलिखित में से x डिग्री का मान कितना होगा। तो हम देख लेते हैं x डिग्री का मान कितना होगा। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। आप सबको पता है कि मान लो कोई रेखा है, क्या है, कोई रेखा है, और उस रेखा पे क्या डाला जा रहा है, लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, एक रेखा और खींच दी गई। तो यहाँ पे आपका तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, ये जो आपका टोटल आएगा है वो कितने होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और आपसे इसमें x डिग्री का मान पूछ रहा है, तो ये 180 डिग्री का, और यहाँ मान दिया गया है कितना, 107 डिग्री। क्या, 107 डिग्री दिया गया है। और इसका मान अगर हम ज्ञात कर ले, तो इसका मान ज्ञात करें, पूरा कितना दिया गया है, पूरा 180 दिया गया है और इतना 107। अगर हम पूरे में से इतना घटा दें तो इतना का मान पता चल जाएगा। तो हम 180 डिग्री में से अगर हम क्या घटा दें, 107 घटा दें। क्या, 107 घटाएं तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा कैंसिल। तुम्हारा क्या आ जाएगा, 73 डिग्री। क्या आ जाएगा, 73 डिग्री। तो हम इसके साथ पे क्या लिखेंगे, अब हमारा ये कितना आ गया, 73 डिग्री। टोटल जोड़ेंगे हमें 7, 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और एक हासिल इसमें जोड़ेंगे 1। आई मीन ये पूरा कितना आ गया, इस पूरे 107 में 73 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो आ तो हमारा जो आ जाएगा 73 डिग्री आएगा। पूछा क्या है, यस डिग्री का मान। इस त्रिभुज को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसका मान कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में, इसका मान 51 डिग्री दिया गया है, 51 डिग्री। और इसका मान आपका पूछ रहा है, मीन 10 डिग्री का मान आपसे
पूछ रहा है। तो आप सबको पता है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है क्या? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। हमने यस डिग्री का मान और यहाँ पे 51 डिग्री का मान, और ये पूरा कोण लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या बताई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे यक्स डिग्री दिया गया है, और कोण अगर यहाँ पे इसको ए मान ले और इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, क्या? इसको सी मान ले, तो जो कोण ए का मान दिया गया है यस डिग्री, और इसका मान हमको निकालना है। मान लो ये कोण बी है, तो कोण बी का मान कितना दिया गया है? जो कोण बी आई मीन कोण सी इक्वल टू क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। यस का मान तो दिया नहीं, वो तो निकालना ही है। प्लस अगर हम कोण बी का मान देखें तो वो क्या है? 51 डिग्री, और प्लस कोण सी का मान देखें तो क्या है? 73 डिग्री। कितना? 73 डिग्री। आ गया कितना? 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। अब इसको 73 में 51 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 73 में अगर हम 51 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे 124 आ जाएगा। उसको हम राइट साइड ले जाएंगे, आई मीन 180 में से 124 घटा देंगे। होपली कि आपको समझ में आएगा कि 124 आया कहाँ से। अब हम यहाँ से कोण एक्स का मान निकाले तो 180 में से 124 घटाएंगे। क्या? 180 में से 124 अगर हम घटा दें तो कितना आएगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हमारा क्या आ गया? 56 डिग्री। क्या? 56 डिग्री। तो कोण एक्स का मान कितना आ गया? 56 डिग्री। तो हमारा आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा लेंदी चला गया, तो बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस लगा नहीं सकते। तो हमारा कितना आया था? हमारा आया था 56 डिग्री। कितना? 56 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? ऋण पूर्णांक संख्या है। क्या? ऋण पूर्णांक संख्या है। तो अ दिया गया है -3/5, घ दिया गया है, ब दिया गया है -5, स दिया गया है 0, और द दिया गया है क्या? √-7। तो हम जानेंगे कि ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ऋण पूर्णांक संख्या आप सब जानते होंगे कि ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो जो ऋण पूर्णांक संख्या होती है, हमने क्या बताया? ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे जो संख्या होती है वो निगेटिव में होती है, और यहाँ पे जो संख्या होती है वो पॉजिटिव में होती है। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 2 3, इस साइड क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और इस साइड क्या होगी? निगेटिव होगी। यानी -1 -2 -3 ऐसे कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, और यहाँ भी क्या जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? -3/5। ऑप्शन नंबर ब दिया गया -5। ऑप्शन नंबर श दिया गया 0, और ऑप्शन नंबर द दिया गया -√7। जो हमारी 0 होती है वो तो ना तो ऋण पूर्णांक होती है ना तो धन पूर्णांक होती है। तो बचा क्या हमारा? -5। क्या? -5। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ब सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? क्या पूछ रहा है? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो पहले हम जानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। क्या? गुणात्मक, क्या पूछ रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसे हैं? मान लो कोई संख्या दे दी गई, मान लो कोई 6 है, 6 कोई संख्या है, और इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहते इसका बटा हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर 1 का अगर हम गुणात्मक 6/1 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। आई मीन इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी आपके क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम पूछे और कोई संख्या दी होगी तो उसका अपोजिट क्या हो गया? जैसे 6 दिया है तो हमने क्या लिख दिया? 1/6। 1/6 क्या है? इसका बटा 1 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्या शून्य एक गुणात्मक प्रतिलोम है? तो शून्य की बात करें, शून्य है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया तो इसका बटा 1 मानेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1/0। और जब हम 0 से 1 में भाग देते हैं, क्या? जब 0 से 1 में भाग देते हैं तो ये हमारा करता नहीं है, आई मीन ये हमारा इनफाइनाइट आ जाता है।
क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, तो क्या शून्य गुणात्मक प्रतिलोम, तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नहीं, शून्य क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, आई मीन ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। कौन सा, अ सही हो जाएगा। अब क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। क्या पूछ रहा है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया शून्य, ऑप्शन नंबर ब दिया गया 1 और ऑप्शन नंबर स दिया गया 2 और ऑप्शन नंबर द दिया गया अनंत। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्या दो परिमेय संख्या क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्या दिया गया है -1 और 1, और इनके बीच जब भी आपको दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछे तो क्या आएगी, अनंत आएगी। क्या आएगी, अनंत आएगी। क्या आएगी, अनंत। जब भी आप क्वेश्चन में पूछे कि दो अंकों के दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती है तो क्या आएगी, अनंत आएगी। आप सोच रहे हो मैम अनंत कैसे आएगी, आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया कि अनंत आएगी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि देखो इसको निकालने का एक तरीका है। क्या है, ये फॉर्मूला है, मैं बता दे रही हूँ, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन अति लघुत्तरी में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, बहुविकल्पी के लिए भी और लघुत्तरी के लिए भी। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो के है, के क्या है, के कोई नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे और जो ए और बी की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई, दो परिमेय संख्या, आई मीन ए की वैल्यू -1 दी गई और बी की वैल्यू 1 दी गई, और के का मान क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से इनफाइनाइट तक। तो वो ऐसे हम 1 के का मान ऐसे रखते जाएंगे, आई मीन इनफाइनाइट तक आएगा, आई मीन अनंत तक आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या याद करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। के वैल्यू रखने से हमारा मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सही होगा। कौन सही होगा, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, द। अब पूछ रहा है -8 का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे गुणात्मक नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे कि योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख के जाना कि गुणात्मक प्रतिलोम, अभी हमने बताया गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछे जैसे 6/1, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा 1/6 होगा। और यहाँ से आपको पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम, क्या योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -8 दिया है तो -8 का योगात्मक, आई मीन अगर माइनस में दिया है तो प्लस में हो जाएगा। क्या, प्लस में हो जाएगा। इसमें कोई अपोजिट नहीं होगा, आई मीन अपोजिट तो हो रहा है, ये साइन में अपोजिट हो रहा है कि हम इसको उल्टा नहीं कर रहे हैं कि जैसे 6/1 था तो 1/6 होगा। इससे ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और योगात्मक पूछे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। -8 है तो 8 हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में 8 दिया होता तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता, -8 होता। इसी अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ दिया गया 16, ऑप्शन नंबर ब दिया गया -16, ऑप्शन नंबर स दिया गया 16, द दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा -8 का क्या हो जाएगा, इसमें तो +8 होगा, आई मीन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, द सही हो जाएगा, आई मीन इनमें से कोई नहीं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो क्या होगा, आप लोग फटाफट जवाब दो, क्या होगा, -16 का क्या पूछ रहा है, योगात्मक प्रतिलोम। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइए। क्या है, -16 और -16 को क्या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो आ जाएगा क्या, 16 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन तो उलट दिया गया है। देखो ऑप्शन क्या दिया गया, अ दिया गया 8, ब दिया गया -8, स दिया गया 8, द दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। क्या, द, इनमें से कोई नहीं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, क्या जब दो अनुपात समान में हो, क्या जब दो अनुपात क्या हो, समान हो, तो उनके
ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? जब दो अनुपात, मान लो यहाँ 4 हो और ये समान समान हो दूसरे अनुपात की, तो जो दो अनुपात के समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। कौन सा? स सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और फटाफट आप सीरीज को उठाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए मेरे साथ। मानती हूँ कि सीरीज में सब कुछ दिया गया है, लेकिन सॉल्व नहीं किया गया है। वो वैकल्पिक में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? रट को तो जा नहीं सकते। मैथ एक अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो हम देखते हैं क्या दिया गया। समानुपाती पद 20 अनुपाती क्या दिया गया है? 20 अनुपाती 30। और दिया गया है समानुपात। क्या? समानुपात 60 अनुपाती 90। क्या दिया गया है? 20 अनुपाती 30 समानुपात 60 अनुपाती 90 में पूछ रहा है क्या? समानुपाती पदों। समानुपाती पदों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो समानुपाती पदों में 20 अनुपात जो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दिया गया है 20 और 60 मध्य पद है। तो हम आपको बता रहे हैं इसमें पूछ रहा है कि मध्य पद क्या पूछ रहा है। तो जो 20 और आपके 90 है वो क्या है? आपके बाय पद है। जो 20 और 90 हैं वो आपके क्या है? बाय पद। तो 20 और 90 आपके क्या है? बाय पद है। कौन सा पद है? बाय पद। वही जो 30 और 60 है, 30 और 60 आपको कहाँ दिख रहा है? मध्य में दिख रहा है। तो ये आपके क्या होंगे? मध्य पद। आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है? क्वेश्चंस में आपके पूछा है कि क्या 20 और 60 मध्य पद है? तो 20 तो मध्य पद नहीं है, 30 और 60 मध्य पद है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर अ तो सही नहीं होगा। ब पूछ रहा है 30 और 90 मध्य पद है। नहीं, 30 तो मध्य पद है बट 90 क्या है? बाय पद है। क्या है? बाय पद है। ऑप्शन नंबर श दिया गया है 20 और 30 बाय पद है। नहीं, 20 तो बाय पद है बट 30 क्या है? मध्य पद है। और ऑप्शन नंबर द दिया गया 30 और 60 मध्य पद है। तो हाँ, 30 और 60 मध्य पद है जो कि हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा? द सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं कि ये आपके लिए अधोलोकत्री में भी काम दे देगा। तो हम आपके अगलोत्री वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे, बट इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। अब क्या दिया गया है? अब क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 25, 75, 5000 और 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। और दिया गया यहाँ कोई बाय पद नहीं है। ब दिया गया बाय पदों का गुणनफल, जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। और स दिया गया है बाय पदों का जो गुणनफल है वो इक्वल है मध्य पदों के गुणनफल के। और ऑप्शन नंबर द दिया गया है कि जो मध्य पदों का गुणनफल है वो 3750 है। क्या? 3750 है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सी होगा। क्या दिया गया है? 25 अनुपाते 75। क्या? 75 समानुपात दिया गया है आपका 500 1000। क्या? 1000 पूछ रहा है कि यहाँ कोई बाय पद नहीं है। हमने एक बताया कि ये आपके क्या होते हैं? बाय पद। क्या होते हैं? बाय पद। और ये आपके क्या होते हैं? मध्य पद। क्या होते हैं? मध्य पद। तो क्वेश्चंस क्या दिया है? ऑप्शन दिया कि यहाँ कोई बाय पद नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बाय पद है। तो मतलब क्वेश्चंस क्या दिया गया है? जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। तुम्हारा ऑप्शन तो सही नहीं होगा। कह रहा है समानुपात में नहीं है क्योंकि। ये पूछ रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि समानुपात में नहीं है क्योंकि। तो जो अ दिया गया यहाँ कोई बाय पद नहीं है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बाय पद है। तुम्हारा ऑप्शन अ तो सही नहीं होगा। फिर पूछ रहा है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। कह रहा है जो बाह्य पदों का गुणनफल है, आई मीन अगर हम 25 में 1000 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 25,000 आएगा। और वही मध्य पदों का अगर गुणनफल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। और 5 में 7 का गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। और 35 में अगर हम 2 जोड़ दें क्या आ जाएगा? 37।
और यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने 75 का गुणा किस में किया, 5 में गुणा किया तो इतना आया, और डबल जीरो था, डबल जीरो हमने उतार लिया। तो हमारा क्या कर रहा है, अब बाद कह रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो सही है, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं है किसके, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ब तो सही दिख रहा है। फिर स दिया गया है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर स भी सही नहीं होगा। द दिया है मध्य पदों का गुणनफल क्या 3750 आ रहा है, नहीं जी। तो हमारा क्या आ रहा है, 37500 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 3750 है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए, हमने बताया कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब सही होगा, ब, कौन सा, ब सही होगा, ब सही होगा। हमारा ये भी गलत होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ब सही होगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पूछा क्या था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। क्या, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 9, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 18, और ऑप्शन नंबर स दिया गया है 30, और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 24। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि 6 क्या दिया है, 6 और 54, क्या 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। इसके मध्य में जो संख्या है वो पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। क्या, तो इसमें ए का मान जो दिया गया है वो 6 दिया गया, और बी का मान जो सी का मान दिया गया 54 दिया गया। इसमें बीच का आप पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। तो हमसे बी का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बी स्क्वायर और ए सी ए का मान क्या दिया गया है 6, और सी का मान क्या दिया गया है 54। क्या, 54। और यहाँ से अगर बी देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा 6 × 54। क्या, 6 × 54। और अगर हम इसको सॉल्व करें, क्या 6 × 54 को सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 6 3 × 3 × 6 3 3 जा 9, और 9 6 जा करेंगे तो 54 आ जाएगा। क्या, 54। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 6 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ से अगर हम बी का मान देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का मान अगर हम देखें तो बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 × 6 आ जाएगा। क्या, 3 × 6 इक्वल टू हमारा बी का मान क्या आ गया, 18 आ गया। क्या आ गया हमारा बी का मान, हमारा बी का मान जो आ गया वो 18 आ गया। बी का मान कितना आ गया, हमारा बी का मान जो आ गया 18 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब, 18 आया था। अब ऐसे ही हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और सारे मान तो आपको दिए गए हैं। क्या दिया गया है, 5:5 समानुपाती x अनुपाती 45 में एक्स का मान होगा। तो सेम टू सेम वैसे ही लगाएंगे। क्या क्या दिया गया है, चलो हम देखते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45। क्या, 5:5 और समानुपाते x अनुपाते 45। तो हमने क्या बताया, ये बाह्य पद है, ये बाहर के बाह्य पद है, और ये है मध्य पद। हमने बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों का गुणनफल। अगर हम 5 में 45 का मल्टीप्लिकेशन कर दें,
आई मीन बाएं पद जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे और ये किसके बराबर होगा, मध्य पदों के। किसके बराबर, मध्य पदों के। मध्य पद हमारा क्या है, 5 इंटू यक्स। क्या है, 5 इंटू यक्स। यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 45। क्या आ गया, 45। और आपके जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट हम देखते हैं क्या हमारा आ गया। हमारा जो आ गया इसका मान 45 आ गया। कितना आ गया, 45। तो हमारा अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन ब सही होगा। तो एक्स मान 45 आया, तो होपली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब हमारा क्वेश्चन जो 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उसमें बोल रहा है कि 9, 12, 18 का लश है। आई मीन एलसीएम पूछ रहा है। क्या, 9, 12, 18 का एलसीएम। तो आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे। चलो फटाफट हम करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चंस में पूछा है, क्वेश्चंस में हमसे पूछा है कि किसका एलसीएम, 9, 12 और 18 का एलसीएम। चलो आज हम देख लेते हैं कि 9, 12 और 18 का एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। अगर हम देखते हैं 9, 12, 18 का एलसीएम तो 3 से काट आई मीन पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 9 2 से तो कटेगा नहीं, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आते हैं, तो 9 और 2 3 जा 6 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1। एलसीएम करने पे लास्ट में 1 1 सब आना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा, 36। तो हुआ कहाँ से, 36 कहाँ से आया, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 4 आ गया और 4 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 आ गया और 12 में 3 का करेंगे तो 12 2 जो 24 और 24 और फिर 12 3 जा 36। लिखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा जो एलसीएम निकाले हमारा एलसीएम क्या आ गया, 36। तो हम अब देखते हैं तो क्या है हमारा एलसीएम, 36 आ गया। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें भी हमारा ऑप्शन ब सही हो गया, 36। अब क्या दिया गया है, 22 जो क्वेश्चन दिया गया है कि 9 के अपवर्तक है। क्या, 9 के अपवर्तक आई मीन 9 के जो मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो 9 का मल्टीपल अगर पूछे तो कैसे लगाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई मीन 9 का मल्टीपल पूछ रहा है। आई मीन 9 का मल्टीपल क्या, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर में हमें दिख रहा है क्या, 9 9 हमें गुणज पूछ रहा है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ऐसे 9 5 जा 45। ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आई मीन 9 का जो अपवर्तक होगा क्या होगा, 9 18 27 और 36 होगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अ दिया गया है -1, ब दिया गया है 1 और श दिया गया है 0 और द दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या क्या हो 1 से स्टार्ट हो, जो संख्या क्या हो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। क्या जाए, इनफाइनाइट तक जाए। हमने कहा जो संख्या किससे स्टार्ट हो, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। तो हमारी कौन सी संख्या होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। आई मीन 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। उस अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटी आई मीन यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्या, 1। और जो 2 है वो 1 से बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। क्या, 1 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। अब 24 देखते हैं। क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अ दिया गया है 0, ब दिया गया है 2 और श दिया गया है -2 और द दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट किससे होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 0 से। आई मीन 0 1
2 3 ऐसे कहाँ तक जाती है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। उस अकॉर्डिंग देखो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0। और 1 क्या है, 0 से बड़ा है। जो 1 है वो 0 से बड़ा है, तो छोटी क्या है, छोटी 0 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 0 सही हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो 0 आया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा और सही हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 25 क्या दिया गया, 25 दिया गया 1 है। 1 है क्या, अ दिया गया, ऑप्शन नंबर अ दिया गया। भाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ब दिया गया। अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर स दिया गया। न तो भाज्य और न तो अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर द दिया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था, भाज्य संख्या कहते किसे हैं, क्या पूछ रहा है कि पहले तो जान जाते हैं हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर होता है, जो भाज्य संख्या होती है, क्या जो भाज्य संख्या होती हैं उसके जो होते हैं तो 1 से 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसी अकॉर्डिंग देखा कि अभाज्य संख्या अगर देखें तो हमने क्या बताया, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या देखें तो जो अभाज्य संख्या होती है, मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या क्या किसे कटे, जो संख्या 1 से कटे और वो स्वयं से कटे। क्या, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे वो हमारी कौन सी संख्या होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। जिस संख्या के क्या हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। जैसे मान लो कि 2 ले लिए, क्या लिए, 2 ले लिए, तो 2 1 से भी घटेगा और 2 जो होगा 2 से भी कटेगा। क्या होगा, 2 1 से भी कटेगा और 2 2 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो और 1 हो गया। इसके 2 गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। उस अकॉर्डिंग अगर देखें, क्या उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक हमारी क्या है, एक हमारी जो है न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या, क्योंकि एक सिर्फ 1 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जिसके 2 गुणनखंड हो। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी कौन सी संख्या होती है, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। एक एक क्या है, न तो अभाज्य संख्या है, एक ऑप्शन नंबर स सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर स सही होगा। न तो अभाज्य और न तो भाज्य संख्या है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 26 दिया गया है। तो 26 क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। क्या कह रहा है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक कहते किसे हैं। क्या पूर्णांक कहते किसे हैं, तो चलो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होता है। तो हम देख लेते हैं, जो पूर्णांक संख्या होती है वो हमारे क्या होते हैं, वो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर देखें तो इधर निगेटिव है। तो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। वहीं अगर पूर्ण संख्या देखें तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाती है। और जो अगर हम पूर्णांक देखेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं और दोनों इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और 0 की इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर होता है। अगर हम देखें 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर, अगर मान लो हम 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं, तो अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 में से क्रमागत पूछ रहा है, 0 के बाद 1 है और 1 के बाद 2 है। अगर हम 2 में से क्या घटाएं, 1 को घटाएं, क्या 2 में से 1 को घटाएं तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर हम 3 में से 2 को घटाएं तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमने 1 का भी देख लिया, 2 का भी देख लिया, 3 का देख लिया। उसी अकॉर्डिंग अगर हम इस साइड करें, क्या
निगेटिव साइड भी करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो अंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 1 सब में आ रहा है। अगर इस साइड भी देख लें, क्या इस साइड भी देख लें, अगर हम इस साइड भी देख लें, क्या है दिया है -1। तो जीरो में से अगर हम अगर हम जीरो में से -1 को क्या करें? घटाएं। क्या इधर तुम्हारा -1 दिया गया है, इधर जीरो है और ये वाली संख्या क्या दी गई है? -1। तो जीरो में से -1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीरो, और -1 और कोष्टक में -1 है, ये क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है। आई मीन दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो सेम होता है। आई मीन सेम मतलब 1 1 सब में आ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कि हमने सारे जो अगर अंतर देख रहे हैं, दोनों साइड अंतर देख रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है? दोनों साइड जो हमारा अंतर आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो हमारे ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएंगे। आई मीन 1 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। क्या? किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो चलो हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाते हैं, क्या किसी पूर्ण संख्या, तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या स्टार्ट किससे होती है। क्या? पूर्ण संख्या जो होती है वो स्टार्ट किससे होती है? तो हमने बताया कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, ऐसे कहाँ तक जाती है? ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। तो इनफाइनाइट तक जाती है। तो बोल रहा है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। कह रहा है कि पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर, तो पूर्ण संख्या हमारी 0 भी हुई और 1 भी हुई। अगर इसमें से हम शून्य घटाएं, आई मीन शून्य में से अगर शून्य घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? शून्य आता है। उसी प्रकार अगर हम 1 में से शून्य घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? 1 आता है। अगर हम 2 में से शून्य घटाते हैं तो क्या हमारा आता है? 2 आता है। अगर हम कह रहे हैं किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाते हैं तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आई मीन 1 में से 0 घटाए तो 1 प्राप्त हो गया। तो 1 में से ही घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 में से घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। आई मीन किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। आई मीन 3 में से 0 घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 में से 0 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। क्या? 4 आ रहा है। आई मीन तो कह रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त क्या होता है? तो किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर, किसी भी संख्या में शून्य घटाने हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 में से 0 घटाए तो 1 प्राप्त हो गया, 2 में से 0 घटाए तो 2 प्राप्त हो गया, 3 में से 0 घटाए तो 3 प्राप्त हो गया। आई मीन तो हमारे इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। क्या? वही संख्या। तो होपली ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 28 क्वेश्चन क्या है। 28 क्वेश्चन दिए गए प्राकृतिक संख्या है। क्या? प्राकृतिक संख्या है। क्या पूछ रहा है? कि प्राकृतिक संख्या है। क्या? ऑप्शन नंबर अ दिया गया 5, ऑप्शन नंबर ब दिया गया 2/3, ऑप्शन नंबर श दिया गया -5/6 और ऑप्शन नंबर दे दिया गया √3। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट किससे होती है? हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। आई मीन इसके बीच 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा और कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। उस अकॉर्डिंग देखो तो हमारा प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारा 5 जो होगा वो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका -1 - 8x का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। क्या? 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पूछ रहा है? 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। बोल रहा है क्या? 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो हम इसका वर्ग करके देख लेते हैं। क्या? वर्ग करके देख लेते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा। अगर हम 1, ये हो गया क्या हमारा? a - b का होल स्क्वायर। क्या? a - b का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा हमारा? a स्क्वायर, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab होता है। क्या? -2ab। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a के स्थान पे क्या है? 1 है और b के स्थान पे क्या है? 8x है। क्या? 8x है।
तो हम ए का वर्ग करेंगे, क्या ए का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है और बी के स्थान पे क्या है 8 है, 8x का स्क्वायर करेंगे और -2ab, तो माइनस क्या हो गया -8x² और क्या होगा -2 और ए के स्थान पे हमने क्या माना 1 और बी के स्थान पे हमारा क्या है 80x है, क्या है 80x है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 80x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64x² और -2 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -16x, क्या क्या आ जाएगा -16x, क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। तो 1 - 8 का स्क्वायर 8x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 64x² -16x, क्या 1 + 64x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये किसका पूर्ण वर्ग है, हमने बताया कि 1 - 8x का क्या है होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पूछा क्या था, क्या कहा था, कह रहा है कि 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। सॉरी हमने क्या कर दिया, हमने तो इसका स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन अलग से पूछा गया, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। सॉरी इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो गया, उसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोल रहा है, मैंने सोचा कि स्क्वायर पूछा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि 1 - 8x को 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, उसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 80x² जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा, 16x² हो जाएगा जोड़ा जाएगा, आई मीन द s² जोड़ा जाएगा। तो हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे इसको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, इसको ऐसे सॉल्व करें, कैसे, ये तो ए हो गया, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं 2 × 1 × 4x, क्या, और ये हमारा हो गया 1, क्या 1, किसको लिख दिए 2 चौका 8x फिर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 8x, और देखो ये किस फॉर्म में गया 2ab, किस फॉर्म में गया 2ab के फॉर्म में हो गया, आई मीन जो हमारा 4 ये क्या आ गया, ये हमारा b का मान आ गया और ये हमारा a का मान आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं 16x², क्या 16x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, b का मान यहाँ पे क्या दिया गया, ये a का मान दिया गया है, ये हमारा -2ab हो गया और b इसमें क्या जोड़ दें, अगर हम 16x² जोड़ दें, क्या 16x² जोड़ दें तो ये हमारा किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हमारा जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे हम 16x² जोड़े, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग कैसे बन जाएगा, अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पूर्ण ये हो जाएगा -1 - 4x का क्या हो जाएगा 1 - 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या 1 - 4x का होल स्क्वायर, मीन ये पूर्ण वर्ग बन गया। क्या जोड़ेंगे, अगर हम 16x² इसमें जोड़ दें, क्या तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 - 4x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 - 8x + 16x², हमें ये पूर्ण वर्ग बनकर तैयार हो गया। आई मीन हम आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन दूसरे रंग से पूछा था, मैंने सोचा कि 1 - 80x का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा स, क्या स सही हो जाएगा, मीन 16x²। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है s² - 4x - 5 का के गुणनखंड होंगे, क्या s² - 4x - 5 के गुणनखंड होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं
कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है यस स्क्वायर -4x और -5 के गुणनखंड होंगे। तो हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस देखो ऐसा कुछ करे कि गुणा करने पे क्या आ जाए, जो गुणा करे तो हमारा क्या आ जाए 4x आ जाए, आई मीन गुणा करे तो हमारा 5 आ जाए और जोड़ने पे हमारा क्या आ जाए 4x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे कर दे यस स्क्वायर -5x और प्लस x और -5, देखो अगर हम -5 में से +1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। और 5 का गुणा अगर हम 1 में कर देंगे, -5 का गुणा अगर हम 1 में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा। तो हम इस अब हमारा ये बन गया, गुणनखंड बनकर रेडी हो गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक खंड ये बनकर तैयार हुआ, एक खंड ये बनकर तैयार हुआ। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें यक्स कॉमन है दोनों में, तो यक्स कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x-5 और इसमें से +1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x-5। तो हमारा बन के तैयार हो गया, एक आ गया x-5 और एक आ गया x+1। तो कह रहा है कि यस स्क्वायर -4x -5 के कौन से गुणनखंड आ गए हमारे, एक आ गया x-5 और एक आ गया x+1। तो देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने क्या बताया, एक हमारा x+5 आया और एक हमारा क्या आया है, एक हमारा आया है x-1, क्या x-। तो देख लेते हैं क्या आया है, x+5 और x-1। तो x+5 और x-1 इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर स सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर स सही होगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही। क्या आया था x-5, क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या था x-5 x+1, x-5, ओहो ये तो गलत हो गया, क्या था x-5 था, x-5 हमारा क्या आया था x-5 और x+1, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। कौन सा, अ सही हो जाएगा, हमारा आया था x-5 और x+1। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के कौन से सूत्र होते हैं, तो प्लीज आपको पता होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र होते हैं। चलो हम जानते हैं कौन सा सूत्र होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होते हैं, तो क्या होता है, आई मीन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र होता है क्या, 1/2, क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारे क्या हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर आ दिया गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ब दिया गया 1/2 आधार स्क्वायर और ऑप्शन नंबर स दिया गया a+b+c/2 और ऑप्शन नंबर द दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा भी हमने क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, जो 32 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की, क्या यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा था क्वेश्चंस में,
क्वेश्चन में कहा था कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते किसे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें भुजा की लंबाई के बारे में क्या दिया गया है, हमें जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक भुजा की लंबाई क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे पूछा क्या था, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो जो फार्मूला होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे, क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अभी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, वो क्या था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन ये क्या पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 क्या गुणे भुजा, क्या भुजा, भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कड़ी 3/4 का भुजा स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो क्या हो जाएगा कड़ी 3/4 और भुजा का मान कितना दिया गया है, भुजा का मान 10 दिया गया है, मीन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना दिया गया है, भुजा का मान हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ भुजा के स्थान पे क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा कड़ी 3/4 और 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 100 आएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का जब 4 से 100 काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल का मान होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ सेंटीमीटर जो भुजा का मान दिया गया तो वो 10 सेंटीमीटर था, इसलिए क्या आया 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो क्या दिया गया है, दिया गया है 35/√3 वर्ग सेंटीमीटर, ब दिया गया है 25/√3 वर्ग सेंटीमीटर, और श दिया गया है 25 वर्ग सेंटीमीटर, और द दिया है 25 का होल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आया है हमारा आंसर कितना है 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसको क्या बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, कौन सा ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr होता है, क्या 2πr होता है। क्षेत्रफल पूछ रहा है और वहीं वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है परिधि, अगर पूछे परिधि तो क्या होता है πr²। हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, अगर परिधि पूछे वृत्त की परिधि तो πr² होता है, क्षेत्रफल पूछे तो 2πr होता है, क्या 2πr होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, क्या होगा तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, क्या 2πr होता है। क्या हमने बताया जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है, और वही परिधि क्या होता है, जो परिधि होता है वो 2πr होता है, क्या 2πr। जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और परिधि क्या होता है 2πr। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कौन सा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या हो 7 सेंटीमीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल होगा क्या। तो हमने अभी क्या बताया कि जो मैदान है वो कैसा है, वृत्ताकार है। क्या है, मैदान जो है वृत्ताकार है और उसका जो त्रिज्या दी गई है वो 7 सेंटीमीटर थी। आई मीन जो आर का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो मैदान हमारा कैसा है, वृत्ताकार होगा। तो हमने अभी बताया क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया हमने, वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। कितना, 22/7। और जो आर का मान है, तुम्हारा आर का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। आई मीन यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 22×7 आ जाएगा। कितना, 22×7। और जब 22 का 7 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7×2=14 और 7×2=15। मीन 154 क्या आ जाएगा, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। तो होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घन के आयतन का सूत्र होता है। क्या, घन के आयतन का सूत्र होता है। तो जो घन के आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू होता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि आयत के प्रत्येक कोण होता है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया है न्यून कोण, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है सम कोण, ऑप्शन नंबर स दिया गया है अधिक कोण और ऑप्शन नंबर द दिए गए इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है, आयतन के प्रत्येक कोण होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं। मान लो हम एक आयत बना ली है, क्या बना ली है, आयत। ये हमारा आयत हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। आई मीन जो ये लाइन है, ये हम जो लाइन देख रहे हैं, क्या एक लाइन देख रहे हैं, इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आई मीन इसके बीच कितने एंगल का कोण बढ़ रहा है, 90 डिग्री। क्या, 90 डिग्री। यहाँ भी देखे तो 90 डिग्री और यहाँ भी देखे तो 90 डिग्री और इस पे ये भी लंब पड़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आई मीन जो 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो सब जगह देख रहे हैं हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आयत की जो प्रत्येक कोण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, आई मीन समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 37 दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। क्या, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, क्या कर रहा है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। यहाँ पे मध्यानुपाती नहीं पूछा है। तृतीयानुपाती कैसे याद करेंगे, अगर हमें तृतीयानुपाती क्वेश्चंस में पूछ रहा है, क्या कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें मध्यानुपाती नहीं पूछ के तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तो आई मीन इसको निकालने का हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, तृतीय अनुपाती। ये हमारा प्रथम हो गया, ये दोनों सेम है तो ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। आई मीन इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 16 अनुपाते बी का मान 40 दिया गया है और ये दोनों सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी 40 हो जाएंगे। और तीसरा हमसे पूछ रहा है तो तीसरा हम मान लो, क्या मान ले, यहाँ सी दिया है तो यहाँ सी मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बाह्य पद का गुणनफल होता है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे, 16 गुणे सी बराबर क्या आ जाएगा, 40 का गुणा 40 में कर देंगे। क्या, 40 का गुणा 40 में कर देंगे।
अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। क्या, सी का मान निकालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1600 अपान 16। 16 से 16 कैंसिल कर देंगे तो सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना, 100। तो समझे क्या हमने पहले बताया कि ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ए अनुपाती बी समानुपाती बी अनुपाती सी। तो ए का मान यहाँ पे 16 दिया गया है और यहाँ से तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो ये प्रथमानुपाती हो गया, ये द्वितीय अनुपाती हो गया और ये क्या हो गया, तृतीय अनुपाती हो गया। क्वेश्चन में मध्य अनुपाती नहीं पूछा है तो हमने ए का मान 16 रखा, सी का मान पूछ रहा था और मध्य अनुपाती आपको दिया गया था, क्या, 40 दिया गया था, 40 दिया गया था। और हमने बताया कि जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने क्या बताया, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमने ए के स्थान पे 16 रखा, इंटू सी इक्वल टू 40 गुणे 40, फिर सी आ गया और उसके बाद 40 से में 40 का मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा क्या आ गया, 1600 आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो उधर आ जाएगा डिविजन हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो सी का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर स सही होगा। क्या, स सही होगा, I mean 100। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है, यस स्क्वायर प्लस 2y+3 कैसा व्यंजक है। क्या, यस स्क्वायर प्लस 2y+3 कैसा व्यंजक है। पूछ रहा है सजाती, ब पूछ रहा है विजाती, सद यह इनमें से कोई नहीं और दद यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो पहले जानेंगे सजाती व्यंजक किसे कहते हैं। तो सजाती व्यंजक जो होता है, सजाती व्यंजक क्या पूछ रहा है, सजाती व्यंजक किसे कहते हैं। मान लो कोई ऐसे इक्वेशन दे दिया, मान लो 3² प्लस 2x+3, ये हमारा कैसा व्यंजक है, ये हमारा सजाती है। क्या है, सजाती व्यंजक है। अब पूछ रहे हैं मैम कैसे जानेंगे कि ये सजाती है। तो सजाती व्यंजक में जो हमारे बहुपद, तो सजाती व्यंजक किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल चर क्या हो, यक्स हो। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा चर क्या है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो ये हमारे कैसे हो गए, सजाती व्यंजक हो गए। वहीं विजाती की बात करें तो ये 3x² प्लस 2y+3, क्या, तो इसमें चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ यक्स है तो यहाँ वाई है, तो ये हमारे कैसे हो गए, ये हमारे विजाती हो गए। क्या हो गए, विजाती। तो जिसमें चर सेम होते हैं वो सजाती होते हैं और जिसमें चर डिफरेंट होते हैं वो हमारे विजाती होते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, चर जो है डिफरेंट है। क्या है, एक यक्स है, दूसरा वाई है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारे कौन सी व्यंजक है, ये हमारे विजाती व्यंजक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9y² प्लस 4y+8 कैसा व्यंजक है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, सेम है, मीन्स दोनों में y है, तो कैसा व्यंजक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमने पहले बताया, जब चर समान हो तो कौन सा व्यंजक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सजाती व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजाती व्यंजक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही होगा। कौन सा, अ सही होगा, अ। तो 40 क्या है, तो 40वां क्वेश्चन क्या दिया गया, समीकरण में पक्ष होती है। तो हमने क्या, पहले ही हमने आपको बताया था समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। क्या, राइट हैंड साइड। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। एक होता है AS² प्लस BX, ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहता है, प्लस C इक्वल टू 0। इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया 4x² प्लस 5x-2 व्यंजक कैसा समीकरण है। क्या, 3x² माइनस प्लस 5x-2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो अ दिया गया द्विघात समीकरण, प दिया गया सरल समीकरण और श दिया गया n घात समीकरण और द दिया गया द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x² प्लस 5x
-2 क्या +5x-2। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण, घात कितनी है 2 घात, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x+1 की होल पावर क्यू है। क्या कह रहा है कि x+1 का होल क्यू इक्वल टू 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर हम x+1 का होल क्यू करें, क्या x+1 का होल क्यू करें तो हमारा क्या आ जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस 3AB आई मीन 3x और कोष्टक में x+1। तो हम क्या देख रहे हैं, x की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे x की अधिकतम पावर 3 है। तो हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा। कौन सा घाती, त्रिघाती। यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे x की अधिकतम पावर 3 है, तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ x की पावर अधिकतम घात क्या है, 3 थी, तो इसलिए ये कौन सा समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 43। क्या दिया गया है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड है। क्या दिया गया है, ax प्लस bx माइनस ay और माइनस by, क्या by के गुणनखंड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या इसको दो पार्ट बन रहे हैं। यहाँ से कौन सा कॉमन हो रहा है, यहाँ से x कॉमन हो रहा है, क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस बी। और यहाँ से माइनस y कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो दोनों में a प्लस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस वाई। क्या a माइनस वाई, एक a प्लस बी है, एक a माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। एक हो जाएगा a प्लस बी और एक हो जाएगा x माइनस वाई। क्या आ जाएगा, a प्लस बी, एक क्वेश्चन में x माइनस वाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ऑप्शन नंबर स। इसमें आ रहा है a प्लस बी एक्स माइनस वाई। हमारा भी क्या आया है, a प्लस बी एक्स माइनस वाई। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a प्लस बी एक्स माइनस वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। क्या स। अगला क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, कह रहा है कि x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। क्या x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। तो फटाफट हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, x² क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसा कुछ खंड बनाएं कि गुणा करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसा कुछ खंड बनाए कि गुणा करने पे 7 आ जाए, जोड़ने पे x आ जाए, 8 आ जाए। तो हम ऐसा क्या करेंगे, तो हम कर सकते हैं, s को ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7। अगर हम 7 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और 7 को -1 में जोड़ेंगे, -7 को -1 में जोड़ेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो रहा है, 2 फैक्टर यहाँ बन रहे हैं, 2 फैक्टर यहाँ पे, तो हम यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 7। क्या है, x माइनस 7। और यहाँ से भी x कॉमन कर ले, यहाँ से भी क्या कर ले, -1 कॉमन कर ले, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 7। क्या, x माइनस 7। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन में आ जाएगा x माइनस 7 इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7, और अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, x माइनस 1। क्या, x माइनस 1। तो क्या आ रहा है, गुणनखंड x माइनस 7 और x माइनस 1। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये दिया गया, x माइनस 1 x प्लस 7,
और ऑप्शन नंबर ब दिया गया यक्स प्लस वन यक्स माइनस सेवन। ऑप्शन नंबर स दिया गया यक्स माइनस वन यक्स माइनस सेवन। और ऑप्शन नंबर द दिया गया यक्स प्लस वन यक्स प्लस सेवन। तो हमारा आंसर क्या आया यक्स प्लस सेवन और यक्स माइनस वन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। कौन सा, सॉरी, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। क्या आया हमारा यक्स माइनस वन यक्स माइनस सेवन। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड है। क्या, 6x² माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछ रहा है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, क्या पूछ रहा है 6x²। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या दिया गया था, क्या दिया गया था, जो क्वेश्चन दिया गया था बोल रहा था कि 6x² माइनस एक्स और माइनस 15 के क्या हैं, के गुणनखंड है। क्या, के गुणनखंड है। तो हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले तो 50 का 6 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 90। 15 छक्का 90 होता है। तो ऐसा गुणनखंड बना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए, गुणा करने पे 90 आ जाए। क्या आ जाए, गुणा करने पे 90 आ जाए। और जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे 1 आ जाए। ऐसा कोई गुणनखंड बना है कि गुणा करने पे 90 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर हम 10 का गुणा करें किसमें, 9 में, तो हमारा 90 आएगा। क्या करेंगे, 10 का गुणा अगर हम कर दे, क्या, -10 का गुणा अगर हम 9 में कर देंगे तो 90 आ जाएगा। और -10 में अगर हम 1 जोड़ देंगे और 9 जोड़ देंगे, क्या, -10 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमें यही याद करना था, गुणा करने पे क्या आ जाए 90 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए -1 आ जाए। तो हमारा खंड बन के तैयार हो गया, क्या, -10 और +9। तो हम इसको कैसे, इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15। क्या, -15। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ इसके दो खंड बन गए। यहाँ से अगर हम 2x कॉमन कर ले, क्या, 2x, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3x माइनस 5। और यहाँ से क्या कॉमन कर ले, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, 3x माइनस 3 5 जा 15। तो यहाँ भी 3x माइनस 5, यहाँ भी 3x माइनस 5, ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 2x प्लस 3। तो हमारा क्या खंड बन के तैयार होगा, एक आया 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3। क्या आया, 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या आया था, 3x माइनस 5। क्या आया था, 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर द। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, क्या, √2 कामा √4 कामा √0.4 और √0.2 में परिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखी हो, q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो √2 है, क्या है, जो हमारा √2 है वो हमारी कैसी संख्या है, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। √0.4 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √0.2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बचा क्या, √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा 2, हमारा क्या आ गया 2। तो 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। और किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में।
और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होती है, परिमेय संख्या। क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो यहाँ क्यू का मान क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो हमारी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, जो √2 होते हैं, √0.4 होते हैं, ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। वही जो √4 है वो हमारी कौन सी संख्या हो गई, वो हमारी परिमेय संख्या हो गई। कौन सी, परिमेय संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्या, अ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन दिया गया 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। क्या दिया गया है, 33.328 में जो 2 का स्थानीय मान होगा। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेसिमल दिया गया है तो पहले 2 लिख लेंगे। क्या, 2 लिख लेंगे, उसके पहले जितना डिजिट लगा है उतना 0 लगा लेंगे। तो 2 के पहले कितना डिजिट है, पॉइंट्स के पहले अगर देखेंगे 1 डिजिट है, कितना, 1 डिजिट, तो 1 0 और उसके बाद क्या है, पॉइंट है। तो जो स्थानीय मान होगा क्या आएगा, 0.02। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आपको से 2 का स्थानीय मान पूछा तो हम 2 लिखेंगे। 2 के पहले जितना डिजिट है, देख रहे हैं, पॉइंट मतलब पॉइंट को लेके यहाँ तक ही चेक करेंगे। मान लो 8 का पूछता तो 8 लिखते, और इसके पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 0 लगाते। यहाँ पे 2 का पूछ रहे, 2 से पहले 8 डिजिट है तो 1 0 लगाया, और पॉइंट था तो पॉइंट, तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया, 0.02 आ गया। क्या, 0.02 आ गया। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर द सही होगा। कौन सा, द, 0.02। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16। क्या पूछ रहा है, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16। तो यक्स का मान होगा। क्या, यक्स का मान होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी हम पहले ही करवाएं। इसको क्या ले सकते हैं, हमने बताया था एक ऐसा क्वेश्चन था ना, 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 81। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 2 की पावर x प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। आई मीन 2 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, बेस समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, समान हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, आई मीन जो यस का मान आ जाएगा वो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। क्या, 3 आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा कितना आया था, 4 में से 1 घटाए थे तो 3 आया था। हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 49 का जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिविजन्स 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका मान क्या आता है। चलो हम देख लेते हैं इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस क्या दिया गया है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिविजन्स 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया था, दिया गया था 1/8, क्या 1/8 माइनस 3/8, और फिर क्या दिया गया था 2/8, और डिविजन्स दिया गया था 1/4 का 1/2 दिया गया था। तो जो का मतलब होता है वो होता है गुणा। क्या, का मतलब होता है गुणा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हो जाएगा 1/8 माइनस 3/8, तो 2/8 डिवीजन है तो डिवीजन लिख लेंगे,
1/4 और हमने क्या बताया का मतलब होता है गुणा, तो 1/2 हो गया। क्या हो गया 1/2। तो अगर हम 1/2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और ये हमारा आ जाएगा डिविजन्स 1/8। क्या 1/8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऊपर वाला होपली कि आप लोग ऊपर वाला समझ गए होंगे। इसको हम क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चंस को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8। क्या 2/8। और डिवीजन जो है, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो ये फ्रैक्शन होता है वो उलट जाता है। मीन 1/8 है तो 8 हो जाएगा। क्या 1/8 है तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्या 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 1/3 में से 8 घटा 1/8 में से -3/8 घटाते तो हमारा क्या आ जाता है 1/8 में से अगर -3/8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2/8। क्या -2/8 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हमारा हो जाएगा और इसका गुणा इसमें। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आने क्या आ जाएगा 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 आ जाएगा। तो आप लोग होपली की फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 2-3 क्लास में फ्रैक्शंस होते थे, हम लोग सॉल्व करते थे ना। तो 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14/8 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो हमारा क्या आ गया 7/4। क्या आ गया 7/4। तो कैसे हुआ आप समझ गए। जो डिवीजन था उसको हमने किस में चेंज किया, उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और 1/8 को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो हमारा 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। और सॉल्व करने पे हमारा क्या आया 7/4 आ गया। क्या आ गया 7/4। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा कितना आया था, हमारा जो आया था कितना आया था 7/4 आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। तो हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे कि जल्दी जल्दी में पहले आप चेक कर लेना कि ये कौन सा त्रिभुज है। जल्दी जल्दी में ये नहीं मत कर देना कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं डिफरेंट है तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। चेक कर लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज होगा भी कि नहीं। हमने तो आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टियां बताई थी, तो चलो पहले हम चेक करके देख लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो क्या दिया था क्वेश्चन दिया गया था कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, अगली वाली भुजा 3 सेंटीमीटर और अगली वाली भुजा क्या दिया था 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था त्रिभुज होगा। तो जल्दी जल्दी में आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर, ये जो भुजाएं दी गई ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बोला कि त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियां होती है, पहले वो चेक कर लो। अगर वो नहीं फॉलो हो रहा है, अगर वो फॉलो हो रहा है तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगर वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा त्रिभुज होगा नहीं। तो उसके लिए पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या करेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। क्या त्रिभुज की प्रॉपर्टियां होती क्या हैं, त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने बताया था त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग। क्या त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। ये हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो 2 भुजाओं का योग हम कर लेते हैं। तो एक 2 सेंटीमीटर दिया गया, अगला 3 सेंटीमीटर, उसका अगर हम योग करेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। तीसरी भुजा हमारा क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जब योग कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और ये भी हमारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारी तीसरी भुजा है जो 5 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा है, ये तीसरी वाली है। और ये इस दोनों को हमने योग किया तो क्या आया 5 आ रहा है।
तो हमने क्या बताया त्रिभुज की प्रॉपर्टी, अगर त्रिभुज की ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते तो ये विषमबाहु त्रिभुज होता, लेकिन ये फॉलो तो कर ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है, हमने बताया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा, हमारा त्रिभुज जो होगा वो संभव नहीं होगा। अगर मान लो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मान लो यहाँ पे 6 आ जाता, अगर 6 आ जाता तो ये त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि ये जो होता तो इसका मान जो होता वो तीसरी वाली भुजा से क्या आता, बड़ा आता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो एग्जाम में प्लीज़ आप लोग चेक करके सॉल्व करना, नहीं तो आपके एक नंबर चले जाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने बताया आपका त्रिभुज संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। तो होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।